गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो आपको अपने कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट चेक करनी होती है, उस कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट को चेक करने के लिए जब आप अपना फॉर्म 26 एएस देखते हैं, तो आपको उस फॉर्म 26 एएस के अंदर जो डेटा दिया जाता है, उस डेटा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क रहता है, जिसका अगर आपने दिमाग नहीं लगाया या ध्यान नहीं दिया तो आप अपनी कैश रिपोर्टिंग जो है वो गलत कर देंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, जब आपका इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट हो रहा है तो वो डेटा जो है इनकम टैक्स के ऑफिसर के पास जब पहुंचता है तो उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज रह जाती हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको आज फॉर्म 26 एएस के अंदर वो पार्ट जहां पर एसएफटी रिपोर्टिंग के माध्यम से कैश के ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग आ रही है, उसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है और अपना कैश एक्चुअली कितना जमा करा आपने वो कैसे निकालना है, वो सारा डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पॉइंट, क्योंकि आज ही सीआईटी अपील के द्वारा एक ऑर्डर, जो हम लोगों ने असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया था विद सीआईटी अपील, जिसके अंदर इस बात को देखते हुए केस को रिमांड बैक किया गया टू द असेसिंग ऑफिसर, और वो जो असेसमेंट ऑर्डर था उसे सेट असाइड किया गया, वो अमाउंट जीरो किया गया और बोला गया कि अब इसमें फ्रेश प्रोसीडिंग्स, फ्रेश असेसमेंट जो है इस बेसिस पे कीजिए जो हमने पॉइंट लिया है। अब है क्या मैटर, आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग वो समझिए। जब आप अपना फॉर्म 26 एएस डाउनलोड करते हैं तो उस फॉर्म 26 एएस के पार्ट ई में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजैक्शंस, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब इस एसएफटी ट्रांजैक्शंस के अंदर कई तरीके की रिपोर्टिंग्स आती है। कौन कौन सी रिपोर्टिंग आती है इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अभी जो हमारा ये एसएफटी का रिपोर्टिंग है वो हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटेड टू कैश डिपॉजिट। अब ना इस कैश डिपॉजिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कि आप जो ये कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ये हो सकता है आप अपने करंट अकाउंट में करें, हो सकता है आप अपने किसी लोन अकाउंट में कैश का पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने एफडी के किसी अकाउंट में कर रहे हो। अलग अलग कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स हैं। तो एसएफटी की रिपोर्टिंग जो हो रही है वो कौन से वाले अकाउंट के लिए हो रही है, इसका आइडेंटिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं इन लोन अकाउंट या आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं इन योर करंट अकाउंट, दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग हो सकता है। करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, वो करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं वो आपकी सेल्स से रिलेटेड हो सकता है। आपने करंट अकाउंट के अंदर चेक से पेमेंट लिया और फिर करंट अकाउंट से कैश विड्रॉ करके लोन अकाउंट में जमा कर दिया, तो वो आपके सेल्स का पार्ट नहीं है। तो आपको ये बाइफरकेशन रखना जरूरी है। अब इस केस में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे SFT 004 जो है वो कोड लिखा गया। जो फाइलर है, जो रिपोर्टर है, उन्होंने SFT 004 के अंदर हमें रिपोर्ट दिखलाया। अब SFT 004 कहता क्या है एक बार आप देखिए। हालांकि आपको ये चीजें जो हैं वो इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि अब आईटीआर जब फाइल कर रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली इनकम रिपोर्ट करना है। तो SFT 004 कहता है कैश डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट्स अदर देन करंट अकाउंट। यानी कि ये जो आपने पैसा जमा करा, ये करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट्स के अलावा जो करा है वो SFT 004 में जाएगा। यानी कि ये जो हमारे केस में पैसा जमा हुआ वो हुआ SFT 004 में, और ये करंट अकाउंट में जमा नहीं हुआ। जितनी रिपोर्टिंग हो रखी है SFT 004 में हो रखी है। मतलब ये कोई भी पैसा हमारे करंट अकाउंट में नहीं है। करंट अकाउंट में अगर नहीं है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे किसी लोन अकाउंट का पैसा है, और वाकई में ये जो पैसा है ये सारे के सारे लोन अकाउंट का ट्रांजैक्शंस है। अब अगर वो लोन अकाउंट का पैसा है तो अब आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या आपके ये जो लोन अकाउंट में कैश डिपॉजिट्स हुए हैं
क्या वो आपकी सेल्स से जनरेट पैसा हुआ है, या आपने अपने करंट अकाउंट से जनरेट किया है? सेल्स का पैसा आपने करंट में लिया होगा, वहां से कैश विड्रॉ करके लोन अकाउंट में जमा करा है, तो आप डायरेक्टली इसे कैश के ट्रांजैक्शंस को सेल्स में कंसिडर नहीं कर सकते। आपको अब यहां पर एक फर्दर चेक लगाना। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक एंट्री आ रही है SFT 014। SFT 014 क्या बात करता है? SFT 014 ये बात करता है कि डीमोनेटाइजेशन के पीरियड में आपने जो कैश डिपॉजिट किया 9 दिसंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच में, जो भी आपने पैसा जमा करा है वो सारा आपको SFT 14 के अंदर नजर आए। तो ये पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि किस कैटेगरी का ये कैश ट्रांजैक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी लिमिट्स ध्यान में रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप यहां पर देखेंगे इस पर्टिकुलर एंट्री के सामने लिखा गया कि आपने 20,84,300 रुपए जो है वो जमा करे। SFT फाइलर ने ओरिजिनली ये डेटा रिपोर्ट करा। उसके बाद 20,84,300 रुपीज की एंट्री के सामने लिखा गया आर, यानी कि इस ओरिजिनल एंट्री को रेक्टिफाई कर दिया इन्होंने। मतलब ये जो 20,84,300 है, क्या ये एंट्री करेक्ट है? ये एंट्री ही गलत थी, इसीलिए इन्होंने इसको रेक्टिफाई कर दिया, हटा दिया, माइनस कर दिया, तो इंपैक्ट क्या हो गया? 0। उसके बाद फिर थर्ड एंट्री आ रही है जो कहती है 1,33,600 और रिमार्क लिखा गया सी, यानी कि करेक्टेड एंट्री कितनी थी? 1,33,600, लेकिन ओरिजिनली रिपोर्ट कितनी हो रखी है? 20,84,300। और मजेदार बात यह है कि जब आप अपनी फॉर्म 26 AS AIS TIS को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये डिटेलिंग में चेक करना जरूरी है। नहीं तो होगा क्या? होगा ये कि आपका ये 20,84,300 जो पॉजिटिव फिगर है वो एडबैक होकर के दिखा देगा कि आपने कैश डिपॉजिट कितना किया। जो हमारे इस केस में हुआ वो यही हुआ कि 20,84,000 के जितनी एंट्रीज हैं सबको ऐड कर दिया गया और बताया गया कि आपने 1.50 करोड़ का कैश जो है वो डिपॉजिट करा है। जबकि जो हमारी एक्चुअल डिपॉजिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये करेक्टेड एंट्रीज हैं। 133,600, 443,500, 381,400। तो ये कुल मिलाकर के जो अमाउंट बन रहा है, ये बन रहा है 20-22 लाख रुपए। जबकि एलिगेशन लगाया गया, एडिशन किया गया था 1.50 करोड़ का। तो आपके लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि आप अपने फॉर्म 26 AS AIS TIS के अंदर इन कैश की लिमिट्स को चेक कर लें। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर हमने 1,33,600 की अमाउंट डिपॉजिट करी है, क्या ये उस लिमिट में है जो कि SFT रिपोर्टिंग में जानी चाहिए? है ही नहीं। 10 लाख रुपए से ऊपर होता तो रिपोर्टिंग में जाती चीजें। तो ये सर रिपोर्टिंग में आई क्यों है? क्योंकि एग्रीगेट में 10 लाख से ऊपर है। क्लियर हो गई बात? पर ट्रांजैक्शन आपको नहीं देखना है ना। आपने पूरे साल में एक अकाउंट के अंदर अगर 10 लाख से ऊपर है तो रिपोर्टिंग होगी। क्योंकि इसमें 22 लाख रुपए का डिपॉजिट है, इसीलिए ये रिपोर्टिंग में आई है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि 1,33,000 देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये रिमार्क जो है वो चेक करना है। सर ये रिमार्क का मतलब कैसे पता लगेगा? इस फॉर्म 26 AS के अंदर जब आप देखेंगे तो रिमार्क आपको लिखा मिलेगा। ओ का मतलब है ओरिजिनल स्टेटमेंट जो SFT फाइलर ने डाला। आर का मतलब रिवर्सल ऑफ दैट ओरिजिनल एंट्री, उसने उस एंट्री को डिलीट करा। तो 2084 माइनस 2084 इंपैक्ट इज 0। उसके बाद उसने सी एंट्री के साथ करेक्शन और रेक्टिफाइड एरर, रेक्टिफाइंग ऑफ एरर स्टेटमेंट फाइल करा। तो जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो एंट्री आपकी फाइनल मानी जाती है। तो आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि आप अपनी रिपोर्टिंग्स जो है वो सही तरीके से कर पाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक, जितने लोगों तक हो सके, क्योंकि ITR फाइलिंग के समय ये छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत काम
पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का महारथी बैच स्टार्ट हो चुका है। कल हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास ऑलरेडी हो रखी है। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि हम लोग अगले 6 7 8 महीने में क्या कवरेज करने वाले हैं। अगर आपने एनरोलमेंट नहीं कराया है, जल्द से जल्द एनरोलमेंट करा लीजिए। आपको इसके अंदर बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलने जा रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है, हमारी टीम का नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।